हेलो बच्चों, हम आज साइंस का चैप्टर नंबर 3 का जो है नया वीडियो शुरू करने जा रहे हैं और ये साइंस का वीडियो नंबर 11 है। ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो ये अनुवांशिकी चैप्टर है, इस अनुवांशिकी चैप्टर के अंदर मेंडल ने प्रयोग के लिए कौन से पादप का चयन किया, सफलता के क्या कारण रहे, क्या विशेषताएं थी मटर के पौधे में, उनके बारे में अध्ययन किया। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। देखो, मेंडलवाद की पुनः खोज। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेंडल की मृत्यु हो चुकी थी और उन्होंने जो खोज की थी उसे किसी ने नहीं जाना था। उसके बाद 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने उसकी पुनः खोज की थी और पुनः खोज करने के बाद उन्हें आनुवंशिकता का जनक घोषित किया था। कौन है वो 3 वैज्ञानिक? ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल लॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक। वापस रिपीट कर रही हूँ, मेंडलवाद की पुनः खोज यानी मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन थे? हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल लॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक। अब हम आगे जो मेंडल के प्रयोग पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी शब्द काम आएंगे, उन शब्दों को हम पहले ही समझ लेंगे। तो अनुवांशिक शब्दावली डिस्कस करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले जीन जो होता है हम उसे अनुवांशिकता की इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकता की इकाई। इकाई से मतलब है वो छोटी से छोटी संरचना जो अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो जीन क्या है? अनुवांशिकता की इकाई। और मेंडल ने जीन को क्या कहा था? कारक कहा था। और जीन नाम किसने दिया था? जोहानसन ने। ठीक है, मेंडल ने को पता नहीं था ये जीन है, मेंडल ने उन्हें क्या कहा था? कारक कहा था, लेकिन जोहानसन ने उन्हें क्या कहा? जीन दी। प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए ये जो जीन है वो अपने अंदर उत्तरदायी होते हैं और सदैव कैसे पाए जाते हैं? ग्रुप युग्म में पाए जाते हैं। ठीक है, वापस से रिपीट कर रही हूँ। जीन जिसे अनुवांशिकता की इकाई कहते हैं, मेंडल ने इन्हें कारक कहा, जोहानसन ने जीन नाम दिया। प्रत्येक लक्षण को नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और सदैव युग्म में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब बात आती है युग्म विकल्पी। कोई भी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप। एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी। जैसे लंबेपन के लिए टी पता है, बौनेपन के लिए स्मॉल टी। तो 2 विपर्यासी स्वरूप हो गए, एक लंबा और एक बौने को नियंत्रित करने वाले, और लक्षण एक ही है, पादप का आकार। तो आकार को एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी। क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी। नंबर 3 है समयुग्मनजी। देखो, मैंने आपको बताया जीन युग्म में प्रदर्शित होते हैं। यदि जो जीन के दोनों जो युग्म विकल्पी हैं वो समान है, जैसे समान है ना दोनों, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यदि समान है तो समयुग्मनजी। किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी यदि समान है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यदि समान है तो समयुग्मनजी। किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी यदि असमान हो तो हम क्या कहते हैं? विषम युग्मनजी। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अगर समान है तो समयुग्मनजी, यदि असमान है तो विषम युग्मनजी। अगला है लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। जो लक्षण बाह्य रूप से प्रकट हो जाता है, यानी देखने से अपन को पता चल जाता है गुलाबी है, नीला है, लंबा है, बौना है, तो जो देखने से प्रकट हो रहा है वो कहलाता है लक्षण प्रारूप। और जिसे हम आंतरिक या जीनी संरचना द्वारा व्यक्त करते हैं वो कहलाता है जीन प्रारूप। उदाहरण देखेंगे लक्षण प्रारूप, जैसे कैपिटल टी भी बाहर से देखने पे लंबा दिखेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधे भी लंबे दिखेंगे, लेकिन जीन प्रारूप के आधार पर ये तो शुद्ध लंबा है क्योंकि दोनों जीन प्रभावी हैं और इसमें एक प्रभावी और एक प्रभावी है। अप्रभावी है तो ये कैसा कहलाएगा? अशुद्ध लंबा। किस आधार पर? जीन प्रारूप के आधार पर, क्योंकि ये जीनी संरचना द्वारा व्यक्त हो रहा है। लक्षण प्रारूप जो बाह्य देखने से हो रहा है तो उसे अपन क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप। अगला है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। जब मेंडल शुद्ध समयुग्मनजी पौधे लंबे और बोनों के मध्य संकरण कराता है तो संकरण कराने पर जो प्रथम पीढ़ी है उसके अंदर लंबापन लक्षण जो है वही व्यक्त होता है। मतलब लंबापन लक्षण कैसा है? प्रभावी लक्षण। मीन्स प्रभावी लक्षण वो होता है जो कि प्रथम पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में प्रकट जो है होता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण।
तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में व्यक्त होता है उसे तो अपन कह देते हैं प्रभावी लक्षण, और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है उसे हम कहते हैं अप्रभावी लक्षण। जो F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाता है उसे कहते हैं प्रभावी लक्षण। जैसे लंबा प्रकट हुआ तो प्रभावी, बौना प्रकट नहीं हुआ तो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। एकल संकर संकरण कि जब मेंडल ने एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर संकरण कराया तो एकल संकर संकरण। जैसे लंबे और बौने के लेकर संकरण कराया तो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर कराया तो एकल संकर संकरण। और जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर संकरण कराया तो उसे अपन क्या कहते थे, द्विसंकर संकरण। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, द्विसंकर संकरण। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर संकरण की प्रक्रिया कराई तो एकल संकर संकरण। और जब दो जोड़ी जैसे गोल और पीले बीज और हरे और झुर्रीदार बीजों के मध्य संकरण कराया तो दो लक्षण है, बीज की आकृति और बीज का रंग। तो दो जोड़ी लक्षणों को लेकर कराते हैं तो द्विसंकर संकरण, एक जोड़ी को लेकर कराते हैं तो एकल संकर संकरण, तीन जोड़ी को लेकर कराते हैं विपर्यासी को त्रिसंकर संकरण, और तीन से ज़्यादा को लेकर संकरण कराते हैं तो बहुसंकर संकरण कहलाता है। ठीक है, अगला है परीक्षण संकर और संकर पूर्वज संकरण। F1 पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त होता है यदि उसका संकरण हम अप्रभावी जनक से करवा देते हैं तो वो कहलाता है परीक्षण संकरण, और यदि प्रभावी या अप्रभावी किसी भी जनक से करा दें तो संकर पूर्वज संकरण। क्या बोला मैंने, F1 पीढ़ी से प्राप्त जो पादप है यदि उसका संकरण हम अप्रभावी से कराते हैं तो परीक्षण। मान लीजिए F1 पीढ़ी से हमें कैपिटल T स्मॉल t प्राप्त हुए, क्रॉस हमने शुरू में कराया कैपिटल T और द स्मॉल t। अब F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ कैपिटल T स्मॉल t, यदि इसका क्रॉस हम इस अप्रभावी जनक से करा दें तो कहलाता है परीक्षण संकरण, और दोनों में से किसी से भी करा दें तो कहलाता है संकर पूर्वज संकरण। ठीक है, नेक्स्ट है व्युत्क्रम संक्रमण। प्रथम संकरण में जो पादप A था वो मान लीजिए कैपिटल T को हमने नर माना और B स्मॉल t को मादा माना, तो दूसरे संकरण में हम A को कैपिटल T को मादा कर लें और B स्मॉल t को नर जनक के रूप में प्रयुक्त करें तो पहले से बदल दिया, विपरीत कर दिया, इसे हम क्या कह देते हैं, व्युत्क्रम संकरण। नेक्स्ट है जनक पीढ़ी। संतति प्राप्त करने के लिए जिन जनकों के मध्य हम संकरण की प्रक्रिया कराते हैं उसे अपन कहते हैं जनक पीढ़ी। संतति प्राप्त करने के लिए जिन जनकों में संकरण कराते हैं उसे कहते हैं जनक पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी, जब जनकों में संकरण करा के जो प्रथम पीढ़ी को प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में अब फिर से संकरण करा दें, F1 पीढ़ी में प्राप्त जो पादप उनमें फिर संकरण कराएं और अगली पीढ़ी प्राप्त करें तो उसे हम कह देते हैं F2 पीढ़ी। संकरण प्रथम जो समयुग्मनजी पादप लेते हैं, जनक लेते हैं, उनमें संकरण करा के जो पहली पीढ़ी प्राप्त की जाती है उसे F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी के पौधों में फिर से क्रॉस करा देते हैं और अगली पीढ़ी प्राप्त की जाती है तो उसे हम कहते हैं F2 पीढ़ी। एकल संकर अनुपात व द्विसंकर अनुपात। एकल संकर संकरण से जो अनुपात प्राप्त होता है उसे एकल संकर अनुपात कहते हैं, और द्विसंकर संकरण प्रयोग से जो अनुपात प्राप्त होता है तो वो कहलाता है द्विसंकर अनुपात। ठीक है, एकल संकर संकरण से प्राप्त अनुपात एकल संकर अनुपात, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात द्विसंकर अनुपात कहलाता है। तो ये आज हमने शब्दावली पढ़ी। कल के वीडियो के अंदर हम प्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे, नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे।